बगैर दांतों वाली बला। ये उस पुराने जमाने की दास्तान है जब इंसान कुत्तों पर यकीन नहीं करते थे और उन पर सिर्फ हिफाजत के लिए ही मुनहसर रहते थे। जब कुत्ते ज़ईफ हो जाते थे और किसी काम के नहीं रहते थे, तब इंसान उन्हें तन्हा ही जंगलों में छोड़ दिया करते थे रहने बसने के लिए। एक दफा एक किसान जिसके पास एक कुत्ता था, उसका नाम लियोनार्डो था, जब वो ज़ईफ हो चुका और उसके दांत भी खत्म हो गए, जिस वजह से वो अब किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं सकता था। एक रोज किसान अपनी बेगम के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने उससे कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा। उसकी बेगम को कुत्ते पर रहम आया और उसने कहा, उसने इतने साल हमारी हिफाजत की है, हमारा वफादार बना रहा है, हमें उसे वो देना चाहिए जो उसने कमाया है। क्या? तुम जरा भी अक्लमंद नहीं हो। इसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसलिए दुनिया में ऐसा कोई चोर नहीं जो इससे खौफ खाए। इसने हमारी बहुत खिदमत की है, अब इसे अलविदा कहना चाहिए। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की तमाम बातें सुन ली। उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका इस घर में आखिरी दिन होने वाला है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिससे मिलने के लिए वो अक्सर शाम में जंगल जाया करता था और अपनी किस्मत की गमज़दा दास्तानें उसे सुनाने लगता। भेड़िए ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है। कल सुबह जब तुम्हारा मालिक अपनी बेगम के साथ घास का ढेर बनाने निकलेगा और उसके साथ अपना छोटा बच्चा भी ले जाएगा, इस दौरान घर में कोई नहीं होगा। जब उसके वालिदैन मसरूफ रहेंगे तो बच्चे को वो साये में बिठाएंगे। तुम वहीं मौजूद रहना उसकी हिफाजत करने के लिए। फिर मैं जंगल से बाहर निकलकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम फौरन ही मेरा पीछा करना और बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं तुम्हें बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसको उसके वालिदैन के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने ही बच्चे को बचाया है और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को ये तरकीब पसंद आई और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने तय किया। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो वो बच्चे को वापस ले आया तो वो खुशी से झूम उठा और उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, आराम कर सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ, ज़ईफ लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े, और मेरा तकिया आना ताकि वो उस पर आराम कर सके। उस रोज के बाद ज़ईफ लियोनार्डो बहुत मजे में रहने लगा, जितना शायद उसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद फौरन ही भेड़िया उससे मिलने आया और सब कुछ सही देखकर वो भी बहुत खुश हुआ। मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बदले तुम अपनी आंखें बंद रखना जब मैं तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेड़ उठा ले जाऊंगा। मैं वादा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक का वफादार रहूंगा। मैं इस पे बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। भेड़िए को महसूस हुआ कि ज़ईफ कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए एक रात वो खामोशी के साथ आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे को बता दिया, इसीलिए किसान ने उसे जकड़ लिया और अनाज पीटने वाली संटी से उसे पीटने लगा। भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन वो कुत्ते से कहने लगा, अब तुम्हारी खैर नहीं धोखेबाज, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली ही सुबह भेड़िए ने कुत्ते के करीब एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के दरमियान जो करार हुआ था वो कुत्ते ने तोड़ा था, ऐसा भेड़िए को महसूस हुआ। ज़ईफ कुत्ते की तरफ से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों वहाँ से बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ा कर उसके साथ चलने लगी और दर्द की वजह से उसने पूंछ हवा में तान ली। भेड़िए और उसका दोस्त पहले से ही वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दुश्मनों को अपने करीब आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो अपने साथ एक तलवार लेकर आए हैं। उन्होंने बिल्ली की तनी हुई दुम को तलवार समझ लिया और जब बेचारी बिल्ली अपने 3 पैरों पर उछलने लगी तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई मारने के लिए पत्थर उठा रही है, इसीलिए वो दोनों बहुत डर गए।
जंगली सुअर झाड़ी के दरमियान छिप गया और भेड़िया कूदकर दरख्त पर चढ़ने लगा। तब कुत्ता और बिल्ली वहाँ पहुँचे और वहाँ किसी को भी ना पाकर वो हैरान ज़दा रह गए। जंगली सुअर बुरी तरह से झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो छुप ही नहीं पा रहा था। उसका कान अब भी नजर आ रहा था। जब बिल्ली ने गौर किया तो सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वहाँ कोई चूहा है और वो फौरन ही उस पर कूद पड़ी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे खूब चीखने लगा। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, भेड़िया ऊपर है। कुत्ते और बिल्ली ने उस दरख्त पर देखा तो उन्हें भेड़िया नजर आया। वो डरा होने की वजह से वो डरा हुआ था और बेहद शर्मिंदा भी था। फिर उसने कुत्ते के साथ दोबारा से दोस्ती कर ली। फिर वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे और एक रोज ज़ईफ लियोनार्डो अपने मालिक और उसकी बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी खत्म हुई। एक ताजिर बंजारे ने एक ऊंट और एक शेरा नाम के कुत्ते को पनाह दी हुई थी। शेरा बहुत ही खूबरू, हिम्मत वाला और बहुत वफादार था। वो हर लम्हा ताजिर के साथ रहता था और हमेशा उसके सामान की हिफाजत करता था। एक दफा बंजारा अपने ऊंट की कमर पर सामान लादकर शेरा के साथ किसी सफर की जानिब रवाना हुआ। यकबयक ही उनके सामने एक चीता आ गया। शेरा ने गुर्रा कर देखा और उस पर भौंकने लगा। चीते ने भी शेरा पर हमला करने के लिए जोरदार छलांग लगाई। शेरा ने अपनी जगह को तब्दील कर लिया और चीते का हमला नाकाम हो गया। ताजिर का मजबूत डंडा जब चीते की कमर पर पड़ा तो वो लोट लगाने लगा। शेरा, संभल कर हमला करना। शेरा ने चीते की कमर पर नोच मारा तो जवाबन चीते ने भी शेरा को पंजा मारा। चीते ने जैसे ही दोबारा शेरा पर हमला करने के लिए सोचा तो ऊंट ने उसकी दुम को अपने मजबूत दांतों में पकड़ लिया। ताजिर ने फिर जोरदार डंडा चीते की कमर पर दिया। शेरा ने भी फिर से जोरदार हमला किया। चीता गिरा और फिर संभला, फिर गिरा, फिर उठा और फिर दौड़ लगा गया। बहुत खूब शेरा, तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। मेरे ऊंट ने तो आज कमाल कर दिया। एक दफा ताजिर को तिजारत में ही बेहद नुकसान हो गया। उसे सामान खरीदने के लिए दौलत की सख्त जरूरत थी, लिहाजा वो एक बन्नी के करीब गया। जनाब, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं जल्द ही आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। तुम्हारे पास रहन रखने के लिए कोई सामान है? जनाब, मेरे पास रहन रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपने इस बहादुर कुत्ते को रहन रख सकते हो। ताजिर गौर फिक्र करने लगा, लेकिन क्या करता। आखिरकार उसने मजबूर होकर शेरा को बनिए के यहाँ पर रहन रख दिया। बनिए ने शेरा को अपने घर पर पनाह दी। एक रात की बात है, बनिए के घर पर कुछ डकैत आ गए। उनके हमरा हथियारों का जखीरा भी था। शेरा खामोशी के साथ उन्हें देख रहा था और वो चोरी कर रहे थे। डकैतों ने इत्मीनान से चोरी की कार्रवाई को अंजाम दिया और खामोशी से बाहर निकल आए। शेरा दबे पांव उनका पीछा करने लगा। डकैतों ने इस लूट का तमाम सामान एक दरख्त के नीचे गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी और पत्तियां डालकर छुपा दिया और फिर वो वहां से रवाना हो गए। सुबह नमूदार हुई। घर के हालात को बदहाल देखकर बनिए ने तो शोर ही मचा दिया। अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? चोर सारा सामान उठाकर ले गए। मैं बर्बाद हो गया। ये शेरा भी कोई काम का नहीं है। अगर ये रात को भौंकता तो चोर चोरी नहीं कर पाते। एकदम ही शेरा आया और साहूकार के कपड़ों को दांतों से पकड़कर खींचने लगा। अब मेरे कपड़े पकड़कर क्यों खींच रहा है? अरे जरा गौर तो कीजिए, शायद ही आपको कहीं लेकर जा रहा है। लिहाजा बनिया शेरा के इशारे पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। शेरा ठीक उसी दरख्त के पास जाकर ठहर गया जहाँ पर डकैतों ने दौलत छुपाई थी। उसने अपने पंजों से मिट्टी को खोदना शुरू किया। बनिए ने अपने कारिंदों को इशारा किया और उन्होंने मिट्टी को खोदकर तमाम दौलत को बाहर निकाल लिया। बनिया अपनी तमाम दौलत को हासिल करके बेहद खुश हुआ। अरे वाह शेरा, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। हमारी सारी माल और दौलत दिलाकर हमें निहाल कर दिया। बनिए ने ताजिर के लिए एक खत लिखा और उसमें शेरा की तारीफ करते हुए उसने लिखा कि शेरा ने समझदारी से मेरे घर का तमाम सामान मुझे वापस करा दिया और मैं इसे अब आजाद करता हूँ।
مجھے اب تم سے قرض کی دی ہوئی رقم بھی واپس نہیں چاہیے۔ بنیے نے یہ خط لکھ کر شیرا کے گلے میں لگا دیا۔ بہادر شیرا، اب میں نے تجھے آزاد کیا، جا اب اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جا۔ شیرا بہت خوش ہو کر پوری رفتار سے دوڑتا چلا جا رہا تھا کہ بیچ سفر میں ہی تاجر کی نظر اس پر پڑی۔ تاجر کو محسوس ہوا کہ شاید وہ بنیے کی یہاں سے فرار ہو کر آیا ہے۔ اس نے بے وفائی کی اور میری عزت خراب کی۔ بنیا میرے متعلق کیا کیا خیال کرتا ہوگا۔ اس نے نہ ادھر کا سوچا نہ ادھر کا، اور بس اپنا ڈنڈا اٹھایا اور شیرا کی دنا دن پٹائی شروع کر دی۔ یک بیک ہی اس کی نظر اس خط پر پڑی۔ اس کا ہاتھ یک بارگی رک گیا اور خط کو پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا اور اپنی بے وقوفی پر بے حد شرمسار ہوا اور فوراً شیرا سے لپٹ کر خوب رونے لگا۔ میں نے بغیر سوچے ہی معصوم شیرا کو بہت مارا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنے ہی ڈنڈے سے خود کو زخمی کرنے لگا، لیکن شیرا جلدی سے آیا اور اس کا ڈنڈا کھینچنے لگا، اور پھر وفادار شیرا نے اپنی دم ہلانا شروع کیا۔ شیرا کو سلامت دیکھ کر بنجارا بھی پرمسرور ہو گیا۔ سبق: ہمیں بغیر سوچے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ بعد میں صرف شرمندگی ہوتی ہے۔ جیسے کو تیسا۔ ایک زمانے میں چیسٹر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا، لیکن بے حد کنجوس اور مکھی چوز بھی تھا۔ اس کے یہاں ایک نوکر تھی، میگدا۔ اپنے بچپن میں چیسٹر علاقے کا سب سے چلبلا بچہ تھا، لیکن جیسے جیسے ضعیف ہوا، عمر بڑھی، اسے چلنے میں پریشانی ہونے لگی۔ تو اس کے وفادار نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک گھوڑا خریدے۔ آخرکار چیسٹر ایک روز بازار گیا اور 7 سونے کے سکوں میں ایک خچر خرید لایا۔ اب ہوا یوں کہ 3 چور بھی بازار میں سیر کر رہے تھے، جنہیں خود محنت کرنے کے بجائے دوسروں کی محنت پر زندگی گزارنا پسند تھا۔ انہوں نے جیسے ہی چیسٹر کو دیکھا کہ اس نے خچر خریدا ہے، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے دوست، یہ خچر ہمارا ہونا چاہیے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم تینوں الگ الگ جگہ پر اس ضعیف کے راستے پر انتظار کریں گے اور ہر دفعہ باری باری کہیں گے کہ اس نے جو خریدا ہے وہ خچر نہیں گدھا ہے۔ اگر ہم اپنی داستان پر اڑے رہے تو وہ خچر جلد ہمارا ہوگا۔ یہ ترکیب سب کو پسند آئی اور تینوں الگ الگ جگہوں پر اس کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب چیسٹر آیا تو پہلے چور نے کہا، اور جناب کیسے ہیں آپ؟ بس بہتر، آپ کا شکریہ۔ اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ بازار سے۔ تو کیا خریدا آپ نے؟ یہ خچر۔ کون سا خچر؟ جس پر میں بیٹھا ہوں۔ اوہ، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ کیا واقعی؟ جی، کیا مطلب؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے آپ نے ایک گدھا خریدا ہے، خچر نہیں۔ ایک گدھا؟ کیا بے تکی بات ہے؟ اور وہ بغیر کچھ کہے اپنی راہ پر آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے بعد اسے دوسرا چور ملا، جس نے اس سے کہا، صبح بخیر صاحب، کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ بازار سے۔ کیا چیزیں بہت سستی ہو گئی وہاں؟ ہاں، محسوس تو یہی ہوتا ہے۔ تو بتائیے، آپ نے بھی کوئی اچھا سودا کیا؟ میں نے تو یہ خچر خریدا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں۔ اوہ میاں میرے خدا، یہ تو ایک گدھا نظر آ رہا ہے۔ گدھا؟ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ اور اگر ایک شخص نے اور مجھ سے ایسا کہا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی اس نے سفر اختیار کیا، اس کی ملاقات تیسرے چور سے ہوئی، جس نے اس سے کہا، سلام جناب، کیا آپ بازار کی طرف سے آ رہے ہیں؟ جی بے شک۔ تو پھر کیا خریدیا آپ نے وہاں سے؟ میں نے ایک خچر خریدا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک خچر؟ کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے کیا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ میں خچر کو لے کے مذاق کیوں کروں گا؟ ارے میرے پیارے حبیب، کیا تم ایک خچر اور ایک گدھے کے بیچ فرق نہیں بتا سکتے؟ گزرے 2 گھنٹوں میں آپ یہ بات کہنے والے تیسرے شخص ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہوتا۔ اور خچر سے اتر کر اس نے کہا، آپ سنبھالے اس جانور کو، میں تو پریشان ہو گیا یہ سودا کر کے۔
होशियार चोरों ने जानवरों को अपने हमरा किया और उस पर सवार होकर अपने चोर दोस्तों के साथ मजे करने लगा, जबकि चेस्टर ने अपना सफर पैदल ही तय किया। जब ज़ईफ आदमी घर पर लौटा तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसने खच्चर समझकर एक गधे को खरीद लिया था, और उसने पूरा वाकया बयान किया। अरे मेरे आका, आपको तो मालूम ही नहीं हुआ कि आपके साथ कोई खेल हो गया है। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, वो चोर होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। चेस्टर 2 जुड़वा बकरियों को बहुत ही कम दामों पर खरीद कर लाया और उन्हें अपने साथ घर ले आया। उसने मैग्दा को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ अपने हबीबों को खाने पर बुलाने वाला था। उसने गोश्त पकाने के लिए कहा, मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए कहा और बढ़िया सा केक भी बनाने के लिए कहा। फिर उसने एक बकरी को लिया और अपने दलान में उसे बांध दिया। फिर उसे खाने के लिए जरा घास दे दी और इसके बाद दूसरी बकरी को बाजार ले गया। जैसे ही वो बाजार पहुंचा, तीनों चोरों ने उसे देखा और उसका इस्तकबाल किया। जनाब चेस्टर, आपका इस्तकबाल है। आप यहाँ कैसे? बस कुछ सामान खरीदने आया हूँ। चंद दोस्त रात के खाने पर तशरीफ ला रहे हैं और आप तीनों भी तशरीफ ले आएं तो 4 चांद लग जाएंगे। चोरों ने खुशी को दावत को कबूल किया और चेस्टर की खरीदारी होने के बाद उसने सब कुछ बकरी की कमर पर बांध दिया और तीनों बदमाशों के सामने बकरी से कहा, अब फौरन घर जाओ और मैग्ना से कहना कि गोश्त पकाए, बढ़िया मुर्ग बनाए और केक भी बनाए रात के खाने के लिए। अब फौरन दौड़ो, हम जल्द ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने बकरी को खोला, वो तेजी से दौड़ी और चेस्टर तीनों बदमाशों के साथ जरा देर बाजार में ही तफरी करता रहा और फिर चारों चेस्टर के घर पहुँचे। जब वो अपने मेहमानों के हमरा घर के दालान में पहुँचा तो उसने देखा कि बकरी दालान में बंधी हुई चुपचाप घास खा रही है। वो हैरान ज़दा रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर चेस्टर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। जैसे ही वो घर पहुँचे, चेस्टर ने अपनी नौकरानी से कहा, तुम मैग्दा, तुमने वो सब किया जो मैंने बकरी से कहलवाया था तुमसे? होशियार औरत अपने मालिक की बात समझकर बोली, जी हाँ बिल्कुल, गोश्त पक चुका है और मुर्ग मुसल्लम भी। चलो बहुत बेहतर। जब तीनों ही चोरों को पका हुआ गोश्त, बना हुआ केक दिखा और मैग्दा की बात भी सुनी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बकरी हासिल करने के लिए एक साथ तरकीब बनाई और आखिरकार खाना खत्म होने पर एक चोर ने चेस्टर से कहा, देखिए जनाब, आपको अपनी बकरी हमें फरोख्त करनी होगी। चेस्टर ने जवाब दिया, वो अपनी इस कीमती जानवर से बिछड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी कीमत उनका नुकसान नहीं भर सकती है। लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। वो तो उस बकरी को 50 सोने के सिक्कों के बदले खरीद सकते हैं। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वहाँ से बकरी अपने साथ लेकर रवाना हो गए। घर पहुँचने पर उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, कल शब का खाना मत बनाना जब तक हम कहलवाते नहीं। अगले ही रोज बाजार जाकर मुर्गियाँ खरीदी और बोलने वाली बकरी की कमर पर बांध दिया और उससे कहा कि खाने में क्या क्या चाहिए, और ये सब बेगमों को बताने के लिए कहा। बकरी को खोला और वो तेजी से दौड़ पड़ी। रात का खाने का वक्त जब हुआ तो तीनों अपने घर में दाखिल हुए और बेगमों को खाना देने के लिए कहा। तुम सब बेवकूफ हो, पागल हो? अरे ये कैसे सोच सकते हो कि बकरी इंसानों तक बातें पहुंचा सकती है? तुम लोगों के साथ जो भी हुआ है, जो लोगों के साथ किया है, उसका ही समर मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. कुदरत की शराइत। हजारों साल पहले, जब सबका रब अपनी मखलूक के साथ ही रहता था और अब तक उसने इंसान को नहीं बनाया था, तब खरगोश सबसे होशियार मखलूक में से एक था। एक दिन खरगोश रब से मिलने उसके जंगल में बसे हुए महल में आ गया। तुम्हें महल में देख के खुशी हुई। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, इस पूरे जहान और तमाम मखलूक पर आप ही की हुकूमत है। मुझे आपकी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? बस एक ख्वाहिश है, मुझे अक्लमंद और शातिर बना दीजिए। वाह वाह वाह,
सब दौलतमंद बनना चाहते हैं, लेकिन तुम शातिर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मैं जंगल के सारे जानवरों से ज्यादा होशियार बनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना हुनर मुझे दिखाना होगा, क्योंकि मैं होशियार और अक्लमंद दूसरी मखलूक बनाने की सोच रहा था। अगर तुमने खुद को साबित किया तो मैं इंसान बनाने का अपना इरादा तर्क कर दूंगा। कहो क्या कहते हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर तुम मेरी खातिर 5 नीले परिंदे, 5 सफेद तितलियां और तुम्हारे जिस्म जितनी मधुमक्खी लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। इसके बाद जंगल में खरगोश थका हुआ लौट कर आता है। वो तालाब के करीब जाकर बैठ जाता है। तमाम जानवर आकर तालाब का पानी पीने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद 5 नीले पंछी भी तालाब का पानी पीने के लिए वहां आते हैं और फिर वो खेलने कूदने लग जाते हैं। आज मुझे मेरी खूबियां पता चलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये सच नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। नहीं, वो उस कदर नहीं है। 5 नीले पंछी उसके करीब आते हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? बताओ आखिर क्या बात है? अरे कुछ नहीं, नामुमकिन है। अरे हमें बताओ तो क्या हुआ? ओह, किसी ने मुझे कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओगे, लेकिन मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है। तुम सफर से थकोगे। तुम मजाक कर रहे हो? हम तो हमेशा ही दूर तक उड़ते हैं। उड़ने से हमें थकान नहीं होती है। हम तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकते हैं। हम कभी नहीं थकते। 5 नीले पंछी हंसते हैं और खरगोश के इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। बहुत अच्छे। अब तालाब के करीब 5 सफेद तितलियां आती हैं। वो फूलों से शहद पीने लगती हैं। अरे वाह, मैंने इतनी खूबसूरत तितलियां कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगी। ये तो नामुमकिन होगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? 5 सफेद तितलियां उसके करीब आती हैं। अरे खरगोश, तुम क्या कह रहे हो? क्या बात है? हाँ कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हमें बताओ तो क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ आ सकती हो, लेकिन मुझे पता है ये नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? हम कभी नहीं थकते। हम हमेशा ही दूर का सफर करते हैं। हम कभी नहीं थकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। 5 सफेद तितलियां हंसकर खरगोश के इर्द गिर्द रक्स करने लगती हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब एक बड़ी मधुमक्खी आकर फूलों से शहद पीने लगती है। वाह, कितनी खूबसूरत मधुमक्खी है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। ये तो नामुमकिन है। मैं पागल हूँ। मधुमक्खी उसके करीब जाती है। ओह खरगोश, क्या बात है? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये तो नामुमकिन है। मुझे बताओ तो आखिर क्या बात है? किसी ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन ये तो नामुमकिन है। तुम सफर से थक जाओगी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी नहीं थकती। मैं हमेशा दूर तक उड़ सकती हूँ। बहुत अच्छे, चलो हम सब चलते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ 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 चलो चलो। लेकिन ठहरो, तुमने हमें बताया नहीं कहाँ जा रही हैं? वो एक बड़ा खुशनुमा लम्हा है। अच्छा है या बुरा? ओह बेशक, अंधेरा होने से पहले पहुंचना है। कुदरत के महल में खरगोश, 5 नीले पंछी, 5 सफेद तितलियां और बड़ी सी मधुमक्खी कुदरत के सामने हाजिर होते हैं।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुदरत 5 पंछी, 5 तितलियां और मधुमक्खी की जानिब गौर करते हैं। तो तुम इन सबको हमरा ले ही आए। क्या अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें और होशियार बना दूं तो वो एक बड़ी गलती होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत अक्लमंद हो। अच्छा, तो क्या मैं जंगल के बाकी जानवरों से ज्यादा अक्लमंद हूँ? तुम हमेशा से ही अक्लमंद थे, लेकिन तुम जानते नहीं थे। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? वो तमाम एक साथ बात करने लगते हैं और खरगोश अपने आप में खुश होकर महल से रवाना हो जाता है। कहानी खत्म हुई। मेंढक और टिड्डा। एक जमाने में अमेज़न के जंगल में 2 दोस्त रहा करते थे। उनके नाम थे जनाब टिड्डा और जनाब मेंढक। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो एक दूसरे को कभी भी अपने घर पर बुलाते ही नहीं थे। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए थे। टिड्डा और मेंढक अपनी पीठ पर लेटे लेटे आसमान की जानिब देख रहे थे। कितना खूबसूरत दिन है। हाँ, बिल्कुल। तुम यहाँ अक्सर आते हो? कभी कभार आता हूँ। मैं अपना ज्यादातर वक्त कुएं में बिताता हूँ। हाँ, मालूम है, मुझे कुएं पसंद नहीं, बहुत अंधेरा होता है। तुम्हें एक दिन मेरे घर पर आना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। आज शब के खाने के लिए तुम मेरे कुएं में आ जाओ ना। मैं और मेरी बेगम मिलकर अच्छा खाना पकाएंगे। मैं मोमबत्तियाँ जलाऊंगा। चलो भी, अब हाँ कहो। वाह, क्यों नहीं? बढ़िया है, मुझे जाना चाहिए। मुझे सारी तैयारी करनी है। फिर मुलाकात होती है। मेंढक के जाने के बाद टिड्डा नीले आसमान की जानिब देखता रहा और शब के खाने पर क्या पहनना है ये सोचता रहा। उस शाम टिड्डा कुएं में दाखिल होता है। कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। मेंढक टेबल पर बैठा था और मेंढक की बेगम ने टिड्डे का इस्तकबाल किया। अरे तशरीफ लाएं जनाब टिड्डे, आपका घर बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अरे देखिए ना, आपके दोस्त आ गए हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। आइए, खाने की टेबल पर खाना तैयार है। टिड्डा और मेंढक की बीवी टेबल तक पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं। आप आए, मुझे खुशी हुई। आपका घर बहुत अच्छा है और जितना मैंने सोचा था उतना अंधेरा नहीं है यहाँ। अरे बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे लिए मोमबत्तियाँ रोशन की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंधेरी जगहों पर रहना पसंद नहीं है। मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं, तुम भी धो लो, वहाँ पर जार रखा हुआ है। अच्छा। टिड्डा हाथ पैर धोते वक्त जोर की आवाज निकालता है। सुनो दोस्त, क्या तुम अपनी आवाज कम नहीं कर सकते? टिड्डा टेबल पर बैठता है और अपने एक पैर से दूसरे पैर पर रगड़े बिना खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ये नामुमकिन था। तुम फिर से आवाज कर रहे हो। खामोश रहो, मैं शोर में खाना नहीं खा सकता। मैं माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त। अरे जी, तमीज से पेश आइए। टिड्डे को गुस्सा आता है। मैं नहीं खा सकता, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अच्छा, हमें माफ कीजिए जनाब टिड्डे। आप फिक्र न करें मोहतरमा। मुझे खुशी होगी। मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मुझे तो कल कोई दूसरा काम है। कौन सा काम? भूल गए? मैंने अपनी बहन से वादा किया था, कल मैं उसके बच्चों को संभालूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। टिड्डा खड़ा होकर अलविदा कहता है। देर मत करना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। टिड्डा रवाना हो जाता है और मेंढक अपना खाना खाता रहता है। अगली शब मेंढक उछलकर टिड्डे के घर पहुंचता है। ओह, मैं कल रात के लिए कितना शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने दोस्त से बदतमीजी की। मुझे अपने बर्ताव पर शर्म आ रही है। वहाँ पहुँचकर मैं बताऊंगा कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ। मेंढक टिड्डे के घर पर पहुँचता है। तुम तो जल्दी आ गए। कैसे हो दोस्त? मैं जल्दी इसीलिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बताना। टिड्डा मेंढक की बात काटता है।
कुछ मत कहो। चलो खाना तैयार है, आओ खाना खाओ। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। टिड्डा मेंढक की बात दोबारा काटता है। खाना ठंडा हो रहा है, मैंने अपने हाथ पैर धो लिए हैं। पानी के जार में तुम भी अपने हाथ पैर धो लो। ठीक है, बहुत भूख लगी है। मेंढक कूदकर जार तक पहुंचता है और अपने पैर धोता है और कूदकर वापस टेबल पर आ जाता है। तुम्हें वापस जाकर अपने पैर धोने होंगे। क्यों? क्या मैंने कोई गलती की? गंदगी में कूदने की वजह से तुम्हारे पैर फिर से गंदे हो चुके हैं। मेंढक दोबारा पानी की जार की तरफ जाता है, अपने पैर धोता है और वापस टेबल तक आता है। बहुत ही लजीज है। रुको, अब क्या हुआ? खुदा के लिए अपने गंदे हाथों से खाना मत खाओ, इन्हें वापस धुआओ। मेंढक को गुस्सा आता है। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना न खाऊं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे घूमने फिरने के लिए अपने पंजों का और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो गंदे हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लड़ाई तो कल शब तुमने शुरू की थी। तुम जानते हो कि मैं अपने पैर एक दूसरे से रगड़े बिना नहीं रह सकता। वैसे मैं इसीलिए जल्दी आया था, तुमसे माफी मांगना चाहता था। मेंढक दरवाजे तक जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब भी मेरे दोस्त बनकर रहना चाहते हो? बिल्कुल, वापस आ जाओ। चलो एक साथ खाना खाते हैं। हम दोनों ने सबक सीख लिया है। हम दोनों जैसे भी हैं, हमें एक दूसरे को वैसे ही अपना लेना चाहिए। मेंढक टेबल पर बैठ जाता है और दोनों साथ खाना खाते हैं। ओह, मैंने इतना लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया। अरे अभी तो और भी है। कहानी खत्म हुई। एक दफा एक जंगल में दो बहुत अच्छे लेकिन जरा अजीब दोस्त रहते थे। उनके नाम थे जनाब लोमड़ी और जनाब सारस। लोमड़ी बहुत ही शातिर था और सारस इतना अक्लमंद नहीं था। एक रोज लोमड़ी ने सारस को रात के खाने पर दावत दी। हमने कभी एक दूसरे को खाने की दावत ही नहीं दी। क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या पकाओगे? वो तो पोशीदा है। तो फिर मैं किस दिन और किस वक्त आऊं? कल शाम 7 बजे। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, पर वक्त पर पहुंचना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगले रोज सारस लोमड़ी के घर पर जा पहुंचता है। खुश आमदीद, आओ बैठो, खाना तैयार ही है। अरे जरा बताओ तो, खाने में क्या पकाया है? मैंने लजीज सूप बनाया है, यकीनन तुम्हें बेहद पसंद आएगा। लेकिन जब सारस टेबल पर बैठा तो लोमड़ी ने सूप बहुत ही सादा सी प्लेट में पेश किया। क्या हुआ? मैं अपनी इस लंबी चोंच से कुछ खा ही नहीं पा रहा। अच्छा, ये मसला है। तो कम से कम तुम अपनी चोंच को उस प्लेट से भिगो लो। खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद है कि कल तुम मेरे घर जरूर आओगे रात की दावत के लिए। क्यों नहीं, कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं पहुंच जाऊंगा। उस शब सारस भूखा ही घर लौट आया। अगली शब लोमड़ी सारस के घर पर आई। आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या पकाया है तुमने? तुम मेरे खास पसंदीदा मेहमान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, लजीज सूप। क्या वाकई? बिल्कुल, आओ तशरीफ रखो, खाना बिल्कुल तैयार है। लेकिन लोमड़ी ये देखकर हैरान ज़दा हो गई कि सूप तो एक जार जैसी लंबी बोतल में रखा हुआ था, जिसका मुंह बेहद छोटा सा था। सूप तो वाकई बहुत लजीज नजर आ रहा है मेरे दोस्त, लेकिन मेरा मुंह जार के दरमियान तो पहुंच ही नहीं सकता। क्या वाकई? चलो तो तुम जार को बाहर से चाट सकते हो। अब लोमड़ी को सारस के इस रवैये पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन वो शातिर अंदाज में खामोश रही और उसने अच्छा सबक सिखाने की ठान ली। उसने कहा, ठीक है,
हम दोबारा से शुरू करते हैं। कल तुम फिर से मेरे घर खाने पे क्यों नहीं आते? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, पर अब से खाने की प्लेट तुम्हें अपने खुद से लानी होगी। लिहाजा अगली ही शाम सारस लोमड़ी के घर खाने पर गया। कैसे हो दोस्त? तशरीफ रखो, खाना तकरीबन तैयार ही है। तो बताओ खाने में क्या बनाया है? लजीज सारस की खिचड़ी, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है। सारस। लेकिन सारस तो मैं ही हूं। जानता हूं मैं। और फिर लोमड़ी ने सारस का घर के बाहर और पहाड़ की चोटी तक पीछा किया और काफी फासले तक लोमड़ी ने सारस का पीछा किया और उससे पकड़ लिया। बहुत देर बाद लोमड़ी घर वापस आई। उसके मुंह में सारस के पंख दबे हुए थे। वो टेबल पर दराज हुई, रुमाल खोला और खिचड़ी का लुत्फ उठाने लगी। उसने सारस की खिचड़ी बड़े मजे से खाई। तो कहानी ये सबक देती है दोस्तों कि लोमड़ी के साथ लोमड़ी वाली चाल मत चलो। कहानी खत्म हुई। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया और ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात ये है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने वालिद मोहतरम से बातें करते हुए सुन लिया। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनकर वो बेहद खुश हो गई। तालाब के मुतालिक जादूगर की मुकम्मल बात सुनने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई। मुझे लजीज खाने की तलब के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा। अगले ही रोज जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर जादुई तालाब की जानिब रवाना हो गई। दोपहर तक वो अपनी जेब में सुनहरी अशर्फियाँ लिए जादुई तालाब तक पहुँच गई। वो खूब सारी चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के करीब ही लिखी हुई एक तलकीन उसने पढ़ी तो वो बहुत उदास हो गई। एक शख्स की एक ही ख्वाहिश, जादुई तालाब कर दो ख्वाहिश पूरी, खाने से पूरे एक मटका दे दो, मेरी भूख है अधूरी। कि फौरन ही तालाब से एक मटका बाहर बरामद हुआ और एक सदा सुनाई दी, मुकम्मल कर दी ख्वाहिश जो चाही थी तुमने, लेकिन तलकीनों की पाबंद रहना जो हमने बनाई हैं। 3 जादुई अल्फाज जरूर दोहराना, डिंग डोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा आगाज खाना बनाना। ख्वाहिश होगी मुकम्मल, भूख हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर कहना रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। बेहतर है यही होगा। जैस्मिन अपने महल में लौट आई। वो जादुई मटके के मुतालिक बहुत खुश थी और उसने जादुई अल्फाज कह दिए, डिंग डोंग ड्वेंग, मुझे चाहिए चॉकलेट की कोको पुडिंग। कि फौरन ही जादुई मटके से चॉकलेट केक और पुडिंग की बारिश होने लगी। जास्मिन उस पर गिर पड़ी और फौरन ही भूखों की तरह उन्हें खाने लगी, जैसे उसे शदीद भूख लगी हो। रोज बरोज दिन गुजरते रहे और वो जादुई मटके से खाना हासिल करती रही, लिहाजा उसका वजन भी बहुत बढ़ गया। एक रोज बादशाह उससे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने बहुत मोटी लड़की को मुर्गा खाते हुए देखा। बादशाह उसके करीब आए और करीब आने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं पहचान सके। वो हैरान ज़दा रह गए और उन्होंने कहा, मेरी शहजादी,
ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? अब्बा जान, गुजरे कुछ रोज पहले मैंने जादुई तालाब को एक तोहफा दिया था और खाना बनाने वाले मटके की दरियाफ्त की थी। कई रोज से मैं मटके से खाना मांग रही हूँ और गुज़िश्ता शब मैं मटके को रोकने वाले जादुई अल्फाज भूल गई। बादशाह को एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी बहुत लालची खुदगर्ज है। उन्होंने रोती हुई शहजादी को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी शहजादी, तुम कभी किसी की बात को नहीं मानती। हालांकि मुझे मालूम है तुमने जादूगर को जादुई तालाब की बात कहते सुना है, लेकिन यकीनन तुमने मुकम्मल बात नहीं सुनी। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक जादुई तालाब के बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। वो तालाब ख्वाहिशें तो मुकम्मल करता है, लेकिन उसके बाद कुछ यूं होता है। वो एक शैतानी तालाब है और उसे जल्द अज जल्द तबाह कर देने का मशवरा मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, अब क्या तुम्हें मालूम हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है? बादशाह ने अपने कारिंदों को भेजा और उन्हें हुक्म दिया, उस मटके को लो और राख कर दो। कारिंदों ने फौरन ही बादशाह की बात मानी और उस मटके को आग लगा दी और उसे पूरी तरह खत्म होकर राख होते हुए देखा। और उसके बाद शहजादी हर रोज कसरत करने लगी और बहुत ही जल्द वो पहले की तरह दुबली हो गई और फिर तमाम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी सबक देती है, मुकम्मल बात जाने बगैर काम नहीं करना चाहिए। कहानी खत्म हुई। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाला जादुई तालाब। एक जमाने में जैस्मिन नाम की एक छोटी सी शहजादी रहती थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बेहद बिगड़ैल थी, बेहद जिद्दी और मतलब परस्त थी और हमेशा लजीज खानों के लिए भूखी रहती थी। एक रोज बादशाह के दरबार में एक जादूगर आया और ढेर सारी दुआओं के साथ साथ उसकी सल्तनत में मुकीम जादुई तालाब के बारे में भी उन्हें बताने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपकी सल्तनत में मुकीम एक ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले तालाब के मुताल्लिक आपको आगाह करने वाला हूँ। बात ये है कि उसी दौरान छोटी सी जैस्मिन भी दरबार से होकर गुजर रही थी और उसने उस जादूगर को अपने वालिद मोहतरम से बातें करते हुए सुन लिया। ख्वाहिश मुकम्मल करने वाले जादुई तालाब के बारे में सुनकर वो बेहद खुश हो गई। तालाब के मुतालिक जादूगर की मुकम्मल बात सुनने से पहले ही वो अपने कमरे में चली गई। मुझे लजीज खाने की तलब के लिए जादुई तालाब के पास जाना ही होगा। अगले ही रोज जैस्मिन सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर जादुई तालाब की जानिब रवाना हो गई। दोपहर तक वो अपनी जेब में सुनहरी अशरफियाँ लिए जादुई तालाब तक पहुँच गई। वो खूब सारी चीजें मांगना चाहती थी, जैसे कि केक, आइसक्रीम, हैमबर्गर, पिज्जा, बिरयानी, चॉकलेट, बिस्किट और बहुत कुछ। लेकिन जब तालाब के करीब ही लिखी हुई एक तलकीन उसने पढ़ी तो वो बहुत उदास हो गई। एक शख्स की एक ही ख्वाहिश, जादुई तालाब कर दो ख्वाहिश पूरी, खाने से पूरे मटका दे दो, मेरी भूख है अधूरी। कि फौरन ही तालाब से एक मटका बाहर बरामद हुआ और एक सदा सुनाई दी, मुकम्मल कर दी ख्वाहिश जो चाही थी तुमने, लेकिन तलकीनों की पाबंद रहना जो हमने बनाई हैं। 3 जादुई अल्फाज जरूर दोहराना, डिंग डोंग ट्वैंग। जादुई मटका करेगा आगाज खाना बनाना, ख्वाहिश होगी मुकम्मल, भूख हो जाएगी पूरी, लेकिन फिर कहना रुक जा मटके रुक जा, वरना वो खाना बनाता ही रहेगा। बेहतर है यही होगा। जैस्मिन अपने महल में लौट आई। वो जादुई मटके के मुतालिक बहुत खुश थी और उसने जादुई अल्फाज कह दिए, डिंग डोंग ड्वेंग, मुझे चाहिए चॉकलेट की कोको पुडिंग।
کہ فوراً ہی جادوئی مٹکے سے چاکلیٹ کیک اور پڈنگ کی بارش ہونے لگی۔ جاسمین اس پر گر پڑی اور فوراً ہی بھوکوں کی طرح انہیں کھانے لگی جیسے اسے شدید بھوک لگی ہو۔ روز بروز دن گزرتے رہے اور وہ جادوئی مٹکے سے کھانا حاصل کرتی رہی، لہٰذا اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک روز بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے بہت موٹی لڑکی کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ اس کے قریب آئے اور قریب آنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکے۔ وہ حیران زدہ رہ گئے اور انہوں نے کہا، میری شہزادی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ ابا جان، گزرے کچھ روز پہلے میں نے جادوئی تالاب کو ایک تحفہ دیا تھا اور کھانا بنانے والے مٹکے کی دریافت کی تھی۔ کئی روز سے میں مٹکے سے کھانا مانگ رہی ہوں اور گزشتہ شب میں مٹکے کو روکنے والے جادوئی الفاظ بھول گئی۔ بادشاہ کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی بہت لالچی خود غرض ہے۔ انہوں نے روتی ہوئی شہزادی کو گلے لگایا اور کہا، میری پیاری شہزادی، تم کبھی کسی کی بات کو نہیں مانتی، حالانکہ مجھے معلوم ہے تم نے جادوگر کو جادوئی تالاب کی بات کہتے سنا ہے، لیکن یقیناً تم نے مکمل بات نہیں سنی۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی سلطنت میں مقیم ایک جادوئی تالاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں۔ وہ تالاب خواہشیں تو مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے۔ وہ ایک شیطانی تالاب ہے اور اسے جلد از جلد تباہ کر دینے کا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میری پیاری شہزادی، اب کیا تمہیں معلوم ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا، اس مٹکے کو لو اور راکھ کر دو۔ کارندوں نے فوراً ہی بادشاہ کی بات مانی اور اس مٹکے کو آگ لگا دی اور اسے پوری طرح ختم ہو کر راکھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے بعد شہزادی ہر روز کسرت کرنے لگی اور بہت ہی جلد وہ پہلے کی طرح دبلی ہو گئی اور پھر تمام لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی سبق دیتی ہے، مکمل بات جانے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی۔ کبھی نہ ہنسنے والی شہزادی۔ ایک ریاست میں ایک شہزادی تھی جو اپنی پوری حیات میں کبھی ہنسی ہی کیا، مسکرائی تک نہ تھی۔ وہ اپنے والد کی بے حد چہیتی تھی، اسی لیے اس کے والد کو اسے اس حال میں دیکھ کر بہت رنج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے ریاست میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جو کوئی شہزادی کو ہنسائے گا وہ شہزادی سے شادی کر سکے گا۔ پھر کیا تھا، جو کر جادوگر اور کئی فنکار بادشاہ کے محل میں حاضر ہو گئے۔ ان سبھی نے اپنے اپنے طریقے سے شہزادی کو ہنسانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی ہنسی ہی نہیں۔ وہیں محل کے قریب جیک نام کا ایک بہت ہی ایماندار، تھوڑا سیدھا اور عجیب لڑکا رہتا تھا۔ وہ اس کی غریب ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار جیک کی ماں نے اسے باہر جا کر کام ڈھونڈنے کو کہا۔ اس نوجوان نے جلد ہی محل کے پاس کے طعام کھانے میں مددگار کے طور پر کام شروع کیا۔ پہلے دن کے کام کے بعد طعام کھانے کے مالک نے اسے تنخواہ کے طور پر درجن بھر انڈے دیے، جسے ہاتھ میں لیے وہ گھر نکل پڑا۔ جیک اتنا خوش تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہا تھا اور بالکل محل کے سامنے جہاں شہزادی کھڑکی میں کھڑی تھی وہاں آ کر وہ گر گیا اور اس کے انڈے ٹوٹ گئے۔ شہزادی نے یہ سب دیکھا لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب گھر پہنچا تو اس کی امی نے اس سے کہا، ارے بے وقوف کہیں کے، تم اگر سبھی انڈوں کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر لاتے تو وہ ٹوٹتے نہیں نا۔ اگلی بار ضرور یاد رکھوں گا ماں۔ دوسرے روز دن بھر کام کرنے کے بعد جیک کو تنخواہ کے طور پر خنزیر کا ایک بچہ دیا گیا۔ گھر جاتے وقت جیک کو اپنی امی کی باتیں یاد آئی اور اس نے خنزیر کے بچے کو اپنے ٹوپی میں ڈال کر گھر کی جانب دوڑ لگائی، لیکن بالکل محل کے سامنے خنزیر کے بچے نے کسی طرح ٹوپی سے باہر چھلانگ لگائی اور بھاگنے لگا۔ جیک اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور کیچڑ سے بھرے ایک گڈھے میں پیر پھسل کر گر گیا اور سر سے لے کر پیر تک کیچڑ میں بھر گیا۔ شہزادی اپنے محل کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی لیکن اسے بالکل ہنسی نہ آئی۔ جیک جب کیچڑ سے لت پت حالت میں گھر پہنچا تب اس کی امی نے غصے سے کہا، او جیک، کیا کروں میں تمہارا؟ تم نے اس خنزیر کے بچے کو رسی سے باندھا کیوں نہیں؟
अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपनी अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई, तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। जादुई घोड़ा। ये दास्तान पर्शिया की है। वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादी ने शहजादी के सामने घुटने टेके।
माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें। पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया। इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। हो सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया।
फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और खिलौने वाला भी।